ये उनके लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे, वीडियो देख के हंस भी रहे होंगे कि ना ये क्या है यार, ये कोई फैक्टर है। आपका ना दिमाग खराब होने लगता है। तो भी हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज हम लोग फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए हैं। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज जो चल रही है, हमारे फ्रेंड्स और हमारे बीच में भी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, तो उसी के बारे में है। टाइटल देख के आपको थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। दीपक स्टार्ट करो, क्या है हम आज क्या बात करने वाले हैं? ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस के दिमाग में तो रहता है, लेकिन मतलब इतना ओपनली कोई बात नहीं करते, स्पेशली जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं। तो जो टॉपिक है वो है कि इंडियंस क्यों इतना वापस जाना प्रेफर कर रहे हैं इंडिया, और उसके बारे में हमारी क्या पर्सनल ओपिनियन है। और ये हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी इंडिया शिफ्ट हुए हैं और कुछ होने वाले हैं और कुछ उस बारे में बात कर रहे हैं। तो बड़ा कॉमन टॉपिक हो गया है आजकल, और फिर से ये हमारी ओपिनियन है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बता देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जब हम आए थे 2018 में, अपॉर्चुनिटी यूरोप में मिलना बहुत मुश्किल था और जर्मनी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी कहा जाता है ना। और 2018 में जब दीपक को ये अपॉर्चुनिटी मिली तो ऑफ कोर्स हमारे लिए ये बहुत ही खुशी थी कि ऑफ कोर्स हम लोग जो हैं वो यूरोप मूव कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता था हम कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, पर हमारे मन में वो था कि हाँ यार हम घूमने जा रहे हैं, हमें एक नए तरीके का एक्सपीरियंस रहेगा। मुझे आके जॉब सर्च करनी थी, तो भी हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि हाँ। लेकिन अगर अभी के केस की बात की जाए तो अभी के केस में जो यहाँ पर हैं इमिग्रेंट्स, जैसे जर्मनी और यूरोप, नीदरलैंड्स वगैरह में, वो आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में है एंड वो कभी ना कभी मतलब उनके करियर लाइफ में वो यहाँ पर आ चुके होते हैं ऑन साइट कुछ दिनों के लिए, काम के सिले में और उस सब में वो आ चुके होते हैं। तो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं फ्रॉम 2018 टू 2023, जस्ट टू गिव यू फ्रेमवर्क कि पहले कितने खुश थे हम वर्सेस अभी। अगर कोई इमिग्रेंट्स यहाँ पर मूव करना चाहेंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं या घूम चुके हैं, उनके लिए वो खुशी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। चलो शुरू करते हैं। हम आपको अच्छी चीज़ें भी बताएंगे और वो चीज़ें भी बताएंगे जो हम सोचते हैं क्या कारण है और हमारा डिसीजन क्या होगा फ्यूचर में, उसके बारे में भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट, सैलरी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हम सब लोगों के लिए। जब हम इंडिया से यहाँ मूव करते हैं तो हमारे मन में एक फिगर होता है कि यार अगर इतने से इतना सेव करें तो यार ठीक है यूरोप मूव करना। अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा तो आई थिंक कोई भी जो है वो यूरोप मूव नहीं करेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सैलरी। 2018 में अगर मैं इंडिया, जैसे हम लोग बैंगलोर में रहते थे, बैंगलोर में सबसे अच्छी सैलरी है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ की सैलरी और बहुत अच्छी थी। और अगर हम सेविंग की बात करें तो हम इंडिया में कुछ सेव नहीं कर पाते थे, हम दोनों कमाने के बाद भी। और जर्मनी में जब हमने फिगर्स और टैक्स और सब काउंट करे तो हमें लगा कि नहीं यार यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छा सेव कर सकते हैं एक की सैलरी से, और अगर हम दोनों वर्किंग करें तो एक की पूरे की सैलरी बचेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सबके लिए। मैंने अपना बैकग्राउंड बता दिया, अब दीपक तुम दूसरों का बैकग्राउंड। हाँ, क्योंकि देखो सबसे बड़ा मुद्दा पैसा होता है, ठीक है। मतलब कई लोग हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, 5% लोग ऐसे हैं या फिर जितने भी हैं कि जो वो डिफरेंट रीजन से मूव होते हैं कि एक्सप्लोर करना है। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम सैलरी पे या कम सैलरी पे भी आते हैं, तो वो अलग लोग हैं। मैं 90% मेजॉरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है पैसा। लाइफस्टाइल और सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। तो जो पैसा जो इंडिया में मिलता था, स्पेशली मेरे डोमेन में, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड में था, तो सैलरीज ओके थी, मतलब ऐसा नहीं कम है या ज़्यादा है। पर उसके कंपैरिजन में बाहर यूरोप में, जर्मनी में सैलरी काफ़ी हाई थी। तो उसको कंपेयर करते थे तो जो सेविंग्स है वो ज़्यादा होती हैं। और ऑफकोर्स एक यूरोप घूमने का मतलब पर्सपेक्टिव और वो सब चीज़ें दिमाग में रख के हमने डिसीजन लिया था। आज के टाइम पे सिचुएशन ये है कि, और मैं अगेन ज़्यादातर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आईटी फील्ड में है यहाँ पर, जिनसे हम मिलते जुलते रहते हैं, तो उनको सैलरीज आज के टाइम इंडिया में भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं। मतलब कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ इस चीज़ के बारे में, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, तो डिफरेंस थोड़ा बहुत ही रह गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अगर पैसा सेम ही मिल रहा है या थोड़ा बहुत कम भी मिल रहा है तो वो प्रेफर करते हैं इंडिया में रहना रेदर देन यहाँ शिफ्ट होने के। इवन कुछ लोग यहाँ से भी वापस शिफ्ट हो रहे हैं उसी रीजन्स की वजह से। इंडिया में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सेम आईटी सेक्टर में हैं, अच्छी सैलरी पे कमा रहे हैं, तो वो तो आ ही नहीं रहे हैं आज के टाइम पर। ऐसे लोग कितने कपल्स हैं जो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि यार नहीं, हम मतलब हमारे लिए
लॉजिक नहीं बन रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे कि इंडिया में आईटी सेक्टर में स्पेशली बेंगलोर एरिया में काफ़ी ज़्यादा सैलरीज बढ़ गई हैं। तो वो एक रीज़न है लोगों के वापस जाने का और इंडिया से भी ऑफर रिजेक्ट करने का यहाँ पर। अब मैं आती हूँ सेकेंड पॉइंट में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपका फैमिली रीयूनियन। फैमिली रीयूनियन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी वाइफ और आपका बच्चा। फैमिली रीयूनियन का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स यार अब वो जिस एज में हैं, दीपक के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, कि उनको हम लोगों का मतलब वी नीड देम एंड दे नीड अस। पर यहाँ पर जो है वो सिर्फ 3 महीने का वीज़ा मिलता है, 3 महीने से ज़्यादा का वीज़ा नहीं मिलता। उसके बाद भी 3 महीने का जो है वो कूलिंग टाइम होता है। एंड देन इस एज में उनका ट्रैवल करना भी इतना ईजी नहीं होता। तो ये एक फैक्टर होता है कि लोग जो है वो वापस जा रहे हैं कि यार आपको अपनी फैमिली के साथ एकदम आप डिटैच हो गए हो यहाँ पर। ये तो हो गई पेरेंट्स की बात, आप अपने भाई बहन से नहीं मिल पा रहे हो, आप फंक्शंस अटेंड नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बोथ ऑफ अस कि यार हम भी अगर सोचेंगे बाहर मतलब वापस जाने का लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि यार आपको कुछ ना कुछ फैमिली के लिए, अगर कोई कमा रहा है यहाँ पर अच्छा अर्न कर रहा है, तो फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा यहाँ पर होना चाहिए। एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में ये चीज़ बड़ी ईजी है, यूएस में भी थोड़ा लंबा वीज़ा मिलता है, एटलीस्ट जो टूरिस्ट वीज़ा वो 10 साल का मिलता है मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ। तो आपको बार बार वो डॉक्यूमेंटेशन उस प्रोसेस में और कूलिंग पीरियड उन सब में नहीं पढ़ना पड़ता। पर यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, शायद चीज़ें फ्यूचर में चेंज हो पर अभी नहीं है। और जो एज ए बैचलर जब आप रहते हो या फिर आप के बच्चे नहीं है फैमिली में आप रहते हो तो डिफरेंट होता है। लेकिन हमारा माइंडसेट थोड़ा बदला है जब से तारा हमारी लाइफ में आई है। हमें भी लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स उसके साथ टाइम स्पेंड करें, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हम भी उनके साथ टाइम हम भी ऑफ कोर्स उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जो वीज़ा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है इस चीज़ को। तो ये भी एक फैक्टर है आपके डिसीजन मेकिंग में। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑफ कोर्स द वेदर कंडीशन। हम अंदर बैठ के वीडियो बना रहे हैं और मंथ चल रहा है अप्रैल मिड, तो वो भी एक रीज़न है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो विंटर पड़ती है वो काफ़ी लंबी होती है, मतलब 6-7 महीने, 6 महीने तो मान ही लो आप, मतलब सितंबर से शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट अप्रैल इवन मई में भी थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। तो वो जो कुछ वीडियोस होते हैं जो आप कुछ चीज़ें देखते हो बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में, वाह स्नो पड़ रही है, ये सब हो रहा है, वो कुछ मोमेंट के लिए अच्छा होता है। लेकिन उस चीज़ में हमेशा रहते रहना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ओवर द पीरियड आपका ना दिमाग ख़राब होने लगता है। क्योंकि आप डिफरेंस ये है क्योंकि हमने वो दुनिया भी देखी है जहाँ पे इतना डिप्रेसिंग वेदर नहीं होता। हम लोग मतलब वहाँ पे पले बड़े हैं, यहाँ पे मौसम गर्म है, धूप निकली है, मज़ेदार है, सब कुछ है। पर उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है। और विंटर में डार्क बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 4 बजे अंधेरा हो जाता है, सुबह 8 बजे तक अंधेरा रहता है। इवन आपको बाहर निकलना है तो आप पूरा रेडी हो फटाक से, मतलब ये कुछ दिन तो अच्छा लगता है पर लेकिन धीरे धीरे टॉर्चर होने लगता है। फिर लगता है बाहर में जाए यार ये क्या है, मतलब आप सोचते हो यार कि कब मैं दरवाजा खोलूँ और जो पहना हूँ ऐसे पहन के निकल जाऊँ बाहर। हाँ। तो वो चीज़ मिसिंग होती है। फील कि यार ये कितने कपड़े पहन के जाना है, आप मतलब आपका एक स्टाइल एक जैसा हो जाता है, आप कुछ भी डिफरेंट नहीं पहनते हो। ये बहुत ही बुरी चीज़ है यहाँ पर। जबकि बेंगलोर में एक ही जैसा मौसम होता था, हम लोग वहाँ रहे काफ़ी टाइम, तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा था, बहुत सूदिंग था। यहाँ पर बिल्कुल सूदिंग नहीं है। और आप लोग जो वीडियोस देखते हो वो वंस इन ए वाइल होता है, मतलब अभी 3-4 महीने बाद एक दिन अच्छा मौसम हुआ था, उसी में हमने बहुत सारे वीडियो ले डाले और रील पे डाल दिए, पर वो वंस इन ए वाइल होता है। बट डेली जो लाइफ होती है वो इतनी एक्साइटिंग नहीं होती है। हर कभी बारिश हो जाती है, इवन समर्स में भी बारिश हो जाती है। समर्स का टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, उसमें भी बारिश हो जाती है। जब हम आए थे, जस्ट टू ऐड 1 पॉइंट, तो हमें ये सब बहुत अच्छा लगता था। बारिश अच्छी लगती थी, स्नो अच्छी लगती थी, सूरज अच्छा लगता था, नहीं गर्मी अच्छी नहीं लगती थी, सॉरी, इसके अलावा सब कुछ अच्छा लगता था। पर अब जो है मौसम है वो जब 18 से 22 डिग्री के बीच में होता है तभी अच्छा लगता है, बाकी सब टाइम जो है वो बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है। तो ये हमारा ओपिनियन है, वेदर एक बहुत बड़ा रीज़न है डिसीजन मेकिंग के लिए। इवन जो हमारे फ्रेंड्स जो जा रहे हैं, जो गए हैं,
उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें बैठ के बड़े अच्छे से डिस्कस की हैं, इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है जो रिस्ट्रिक्ट नहीं है सिर्फ दीपक या मेरे, हम दोनों की लाइफ के लिए या पूरे ओवरऑल, यहाँ पर बहुत अमीर आदमी भी वही एक्सपीरियंस करता है, एक एवरेज मैन भी वही एक्सपीरियंस करता है, वो है हाउस हेल्प या सर्विस इंडस्ट्री। मतलब हर काम खुद करो। ठीक है यार, मैं इंडिया में भी सब बनाती थी, साफ सफाई करती थी, अपना घर साफ रखती थी, लेकिन जब आपको मन नहीं करता कुछ करने का तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती थी वहाँ पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैटर ये है, फैक्ट ये है कि हाउस हेल्प लेना नहीं लेना वो डिफरेंट चीज़ है, पर मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया में। यहाँ पर वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे कई दोस्त हैं, इवन जो अगर वो बंदा वीडियो देख भी रहा है वो समझ भी जाएगा, वो कहता है भाड़ में जाए साला, नहीं करना है एक दिन काम, नहीं है मन आज खाना बनाने का, लेकिन फिर भी लगे हैं काटने में। तो भाई मतलब ऑफिस करके आए हो, बच्चे के साथ बिजी हो, 50 काम में बिजी हो, फिर आपको करनी पड़ती है ये चीज़ें, ठीक है। तो अगेन हमारा पर्सपेक्टिव है, कई लोगों को इस चीज़ में मज़ा आता है, वो उनकी सोच है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिफरेंट। और इसके साथ होता है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया में बहुत चीप है। फॉर एग्जांपल आपको घर की क्लीनिंग करवानी है, रिपेयर कराना है, प्लम्बिंग करानी है, कुछ भी चीज़ ख़राब हो गई तो आप, ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली संडे को ख़राब हुआ तो संडे ही रिप्लेस हो जाएगा। आपका अगर इंडक्शन ख़राब हो गया तो आपका खाना गया, एटलीस्ट 4-5 दिन लगेंगे उस चीज़ को ठीक होने में। एवरेज बता रहा हूँ मैं, कई जगह जल्दी भी होता है, कई जगह लेट भी, वो चीज़ें हैं। और प्लस आपको कुछ भी काम करना है आपको खुद ही करना है, और उसके लिए मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया में वो अफोर्डेबल है, तो वो भी एक रीज़न है लोगों के यहाँ से जाने का। एक ऐड कर देती हूँ मैं लड़कियों के लिए, सलून सर्विसेज। मतलब मैं तो भूल गई हूँ व्हाट इज़ मसाज, व्हाट इज़ हेयर का स्पा एंड ऑल दैट, क्योंकि वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा, एक तो मिलता नहीं है आपको हेड मसाज। तो मैंने सुनी नहीं, बहुत ही रेयर कुछ ही जगह होती है। हाँ, जो कि मैं हर मंथ करवाती थी वहाँ बैंगलोर में। तो यहाँ पर ये सब सर्विसेज भी बहुत महंगी हैं। आपको जो लगता है ना कि यू नीड समथिंग आपकी बॉडी में, आपकी हेयर में, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है। इतना महंगा है कि आप एक टाइम के बाद सोचते हो यार रहने दो, इतना पैसा कौन देगा इन सब चीज़ों के लिए। तो ये भी एक फैक्टर है मेरे लिए कि यार आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। अगर मैं मूव करना चाहूँगी तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि यहाँ पर ये सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है भी तो वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया में है, और प्लस यू आर गिविंग लाइक 3 to 4 times मनी हियर। हाँ, तो ये जो था सर्विस इंडस्ट्री, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि हम छोड़ के जाएं, क्योंकि हम नहीं, लॉन्ग टर्म में हम नहीं काम कर सकते यार, सारी चीज़ें हम खुद से नहीं कर सकते, सिर्फ दीपक और मैं। बच्चे को भी संभालना, घर का भी पूरा काम करना, कुछ ख़राब हो गया तो वो भी खुद से रिपेयर करना, अपने लिए कुछ चाहिए तो सर्विसेज कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आई थिंक बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और हम भी शायद डिसीजन ये उनके लिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे, वीडियो देख के हंस भी रहे होंगे कि ना ये क्या है यार, ये कोई फैक्टर है। तो ये फैक्टर हैं, ये जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इन चीज़ों में फंसे रहते हो ना, तो ये धीरे धीरे स्ट्राइक करने लगती हैं। स्पेशली जब हमने दूसरी लाइफ एक्सपीरियंस की हुई है, इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी ईजी है, आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, तब आप ये सब चीज़ें आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ना दिमाग ख़राब करने लगती है। तो ये एक रीज़न बन रहा है लोगों का भी उस डिसीजन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जर्मनाइज्ड कल्चर या लैंग्वेज। बहुत बार हमने बताया है, पर आप मान लो कि आप लैंड करो यहाँ पर और अगले दिन फॉरेन ऑफिस में जाओ और वो बोलें कि आप जर्मन बोलो। भाई आप कैसे बोल सकते हो जर्मन? आप एक अच्छी सैलरी से एक स्किल्ड वर्कर की तरह यहाँ पर जॉब करने आए हो, और वो उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप जो है वो उनकी लैंग्वेज बोलने लगो, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है सारे ही इंडियंस के लिए। हम लोगों के लिए भी था कि यार थोड़ा टाइम तो दो, तब तो हम बोल पाएंगे। एंड वो सीधे बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कभी कभी तो बहुत रूडली बोल देते हैं कि भैया अगर कुछ काम करवाना है तो आप लैंग्वेज में, मतलब हमारी लैंग्वेज में बात करो। तो देखो ये फैक्टर ना हमारे लिए था, हमने इनिशियली इस चीज़ में स्ट्रगल किया, और अब नहीं है, अब हम मैनेज कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज की हमें। लेकिन मैं समझ सकता हूँ उनके लिए जो अब आते हैं इंडिया से, फॉरेन ऑफिस का नाम ही है फॉरेन ऑफिस, वहाँ पर लोग बाहर से आएंगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आके सीधी जर्मन बोलने लगे। कुछ लोग सीख कर आते हैं, कुछ लोग सीख कर नहीं आते। जब उनकी जॉब रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनको जॉब मिल गई, सब कुछ हो गया, आपने वीज़ा दे दिया, तब नहीं पूछा, तो आप उनके डॉक्यूमेंटेशन में क्यों पूछ रहे हो? आई अंडरस्टैंड कि ये लोग चाहते हैं सब लोग सीखें,
पर वो टाइम लगता है सीखने में चीज़ों को। तो आप पहले दिन से ही ऐसे ही किसी को धमाका दे दो तो उसका दिमाग हिल जाता है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, टैक्स का काम हो गया, आपका कई जगह लाइसेंस अप्लाई करना है तो उसके लिए जो क्लासेस हैं वो भी जर्मन में हो रही हैं। सब जगह नहीं होती पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस होती हैं। आपको जो बंदा स्ट्रक्चर जो सिखाने आ रहा है वो जर्मन में सिखा रहा है, तो फिर इंसान इरिटेट होने लगता है उस चीज़ से धीरे धीरे कि ये क्या चल रहा है।